Hello all, I am Anupriya and I welcome you all on AP Education. आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वी यूज़ वेरियस मटीरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। जिन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में, उसमें से कुछ तो क्या होते हैं कि नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनको ह्यूमन क्या बनाता है, अपने एफर्ट से बनाता है, ह्यूमन के द्वारा वो बनाए जाते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? जैसे एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, ये सब क्या है, नेचुरल है, नेचर में पाए जाते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि सारे के सारे ही हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कैन वी यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं फॉर एवर के साथ? ऑफकोर्स कर सकते हैं। कुछ जो हैं वो हमें लिमिट में भी यूज़ करने होते हैं। आजकल जैसे वाटर है, वाटर जो हो रहा है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत अबंडेंट मात्रा में एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर और सॉइल जो है, अगर ह्यूमन उसको यूज़ करेगा तो वह ख़त्म हो जाएंगे? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर जो है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है? In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, उसको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो क्या है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म ही नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं हम, इनएग्जॉस्टेबल। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये जो रिसोर्सेज है ये नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ये क्या है, सनलाइट जो है चाहे हम उसका कितना भी यूज़ करें लेकिन ह्यूमन उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता। ऐसे ही एयर जो है, एयर को भी हम एग्जॉस्ट ख़त्म नहीं कर सकते। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। एग्जॉस्टेबल जो होते हैं इनका जो अमाउंट जो है नेचर के अंदर क्या है, लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर ह्यूमन उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट है, वैसे तो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज़ करेंगे, मिसयूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो फॉरेस्ट क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये पाए तो नेचर में जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। इट इज़ a group activity. Take some container, fill them with popcorn, peanut, roasted gram, toffees. क्या ले लेंगे, हम एक कंटेनर ले लेंगे और उसके अंदर पॉपकॉर्न डाल दिया, पीनट्स डाल दिए, कुछ रोस्टेड चने हैं उनको डाल दिया और टॉफ़ीज़ को डाल दिया। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। स्टूडेंट्स को 7-7 के ग्रुप में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब हमने स्टूडेंट्स को 7-7 के ग्रुप में डिवाइड किया और एक ग्रुप को फिर से हमने क्या किया, 3 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। लेबल देम एज ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। उनको क्या लेबल कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे हमने उसको लेबल कर लिया। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। ये जो सब ग्रुप्स हैं ये कौन हैं, ये सारे के सारे हैं कंज्यूमर्स हैं। एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो यहाँ पर क्या होंगे, कंज्यूमर्स जो होंगे, सेकेंड में, थर्ड जनरेशन में कंज्यूमर्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। Put one full container for each group on a table. Ask consumer of first generation for each group to consume eatable from container of their group.
हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंज्यूमर हैं उनको बोलेंगे कि कुछ भी कंटेनर में हमने रखा और वो लेने के लिए हम कहेंगे। नाउ आस्क सेकंड जनरेशन कंज्यूमर ईच ग्रुप टू डू द सेम। सेकंड जनरेशन के कंज्यूमर्स को भी हम वो चीज़ जो है रिपीट करने के लिए कहेंगे कि टेक सम क्वांटिटी ऑफ द आइटम फ्रॉम दिस बॉक्स। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। अब स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप नोटिस करो कि कितने ईटेबल बचे हैं। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फॉर ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर कुछ बच गया है पीछे तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड जनरेशन को बोलेंगे कि आप कंज्यूम करो। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल और नॉट। अब हम देखेंगे क्या थर्ड जनरेशन के जो लोगों को सारा का सारा ईटेबल जो था, खाने की चीज़ें जो थी वो मिली है या नहीं मिली। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल इन एनी ऑफ कंटेनर, और उसको ऑब्जर्व भी करेंगे अगर कुछ रह तो नहीं गया है कंटेनर के अंदर तीनों जनरेशन को मिलने के बाद। Assume that the eatable in container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। हमने मान लिया कि ईटेबल की जगह हमारे पास क्या था, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज थे जिसमें कॉल था, पेट्रोलियम था, नेचुरल गैस थी। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर एक ग्रुप क्या क्या होता है, कंजप्शन पैटर्न जो था वो डिफरेंट था, किसी ने ज़्यादा लिया किसी ने कम लिया। आर द अर्ली जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या जो पहली वाली जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया उसका। इट मे बी दैट द अर्ली जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फ्रॉम देम। और कुछ जो जनरेशन जो थी जैसे सेकेंड जनरेशन या कोई जनरेशन ऐसी थी वो कंसर्न थी कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सब चाहिए, और उन्होंने उसका अच्छे से यूज़ किया, हेल्दी यूज़ किया, मिसयूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या आता है, कॉल आता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड होते हैं उनसे बनते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स के जो भी रिमेन्स होते हैं उससे बनते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो अंदर अर्थ के जो नीचे क्या रहेंगे, बरिड रहेंगे, बहुत सारे लंबे टाइम के बाद क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम यहीं तक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इसका जो कुछ पोर्शन है चैप्टर का वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कॉल, यू हैव सीन कॉल एंड हर्ड अबाउट इट। आपने कॉल को देखा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल जो होता है वो कैसा होता है, स्टोन की तरह हार्ड होता है और ब्लैक होता है कलर के अंदर, जैसे कि पिक्चर के अंदर शो किया गया है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल जो है वो एक फ्यूल है जिसको हम फूड को कुक करने में काम में लेते हैं। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले क्या होता था कि कोल का यूज़ जो है वो रेल इंजन में किया जाता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इंजन को चलाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल का जो यूज़ है वो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और कोल का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। कोल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है और ये किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। About 300 million years ago, the earth has a dense forest in low-lying wetland areas.
300 मिलियन अगो क्या था, जो अर्थ जो था उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। वेटलैंड एरियाज में क्या थे, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरिड अंडर द सॉइल। नेचुरल प्रोसेस हुई, बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये फॉरेस्ट जो है ये मिट्टी के नीचे दबते चले गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे उस पर ज़्यादा मिट्टी बहुत सालों तक जमा होती गई तो वो क्या होते गए, फॉरेस्ट और ज़्यादा कंप्रेस होते गए, दबते गए और ज़्यादा। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैक डिपर एंड डिपर। तो नीचे क्या हुआ, जैसे ही प्लांट जो थे वो नीचे दबते चले गए तो वहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर भी नीचे इंक्रीज हो गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या हुआ कि जो डेड प्लांट्स जो थे, क्योंकि प्लांट तो डेड हो चुके थे, वो कन्वर्ट हो गए थे कॉल के अंदर। एज कॉल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। हमें पता है कि कॉल के अंदर क्या होती है, कार्बन होती है, इसलिए जो स्लो प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या होता है कि डेड वेजिटेशन, मरा हुए जो प्लांट्स वगैरह हैं, वेजिटेशन जो भी है डेड वेजिटेशन, वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये क्या बन रहा है, कॉल जो है वो वेजिटेशन से मिल रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है, इसलिए कॉल को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। ए कॉल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। यहाँ पर एक कॉल माइन दिखाई गई है कि किस तरह से कॉल को निकाला जाता है। When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas। जब हम कोल को क्या करेंगे, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कोल क्या होता है, बर्न होता है, जलता है कोयला, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कॉक, कोल तार, कोल गैस। कोल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, और उससे क्या किया जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं कॉक से, जैसे कि कॉक, कोल तार, कोल गैस, ये सब हमें कोल से मिलते हैं। कॉक, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कॉक क्या होता है, ये टफ है, पोरस है, मतलब हार्ड है, ये टफ है, स्टोन की तरह ही होता है, पोरस है, इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, और ये भी ब्लैक कलर का ही सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कॉक जो है ये क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। कॉक यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कॉक का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, स्टील के मैन्युफैक्चर में। जब हम स्टील बनाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉल का यूज़ होता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और मेटल्स को अगर हम माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, तो उसके अंदर भी किसका यूज़ होता है, कॉक का यूज़ होता है। कोल तार, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार क्या होता है, एक ब्लैक कलर का एक थिक मोटा लिक्विड होता है जिसकी स्मेल जो होती है वो अनप्लीजेंट होती है, हमें अच्छी नहीं लगती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार जो है वो लगभग 200 सब्सटेंस का ही एक मिक्सचर है। Products obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries। जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रॉम कोल तार। कोल तार से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि किसी भी अगर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो उसमें से जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी तरह, जो हमें शुरू में ही चाहिए उसकी तरह जो कोल तार का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स। उससे क्या बनेगा, कोल तार से सिंथेटिक डाइज बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स एंड फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ये सब बनते हैं किससे, कोल तार से। Interestingly, naphthalene ball used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। तो naphthalene ball जो होती हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं मोथ्स को भगाने के लिए,
और दूसरे इंसेक्ट को भगाने के लिए जो यूज़ की जाती हैं वो भी हमें किससे मिलती हैं, कोल तार से मिलती हैं। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. इन दिनों क्या होता है, बिटुमिन जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज़ किया जाता है कोल तार की जगह पर। रोड्स को मेटलिंग करने के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉल टू गेट कॉक। जब हम कॉल से कॉक बना रहे होते हैं तो बीच में हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिलती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कॉल प्रोसेसिंग प्लांट। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है जहाँ पे कॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स जो होते हैं, कॉल को प्रोसेस करने के प्लांट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एज ए फ्यूल इसका यूज़ किया जाता है। Coal gas was used for street lighting for first time in London in 1810 and in New York in around 1820. कोल गैस का यूज़ किया गया था पहली बार स्ट्रीट लाइट के अंदर 1810 के अंदर लंदन में और न्यूयॉर्क में 1820 के अंदर। Nowadays it is used as a source of heat rather than light. अभी कोल गैस को हम कैसे यूज़ करते हैं, we use कोल गैस as a source of heat rather than as a source of light. Now the next is petroleum. You know that petrol is used as a fuel in automobiles such as motorcycles, scooters, cars. हमें पता है पेट्रोल का यूज़ हम कैसे करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, कोई भी व्हीकल है, उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। बल्कि जो हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो किस पे रन होते हैं, वो डीजल पे रन होते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कार पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल दोनों ही हमें एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, उससे मिलते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज माइंड बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। पेट्रोलियम जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, पेट्रोलियम वर्ड ड्राइव किया गया है पेट्रा से, जिसका मतलब रॉक होता है, एंड ओलियम मीन्स क्या होता है, ऑयल होता है। इट इज माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, रॉक्स होती हैं, चट्टान होती हैं अर्थ के नीचे, उनके अंदर ही पेट्रोलियम पाया जाता है, तो उसी के ऊपर उसका नाम है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, क्या आपको पता है पेट्रोलियम किस तरह से बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। पेट्रोलियम जो है वो उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो कि सी में पाए जाते हैं। कोल जो है वो तो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट जो होंगे वो बरी हो जाएंगे बहुत लंबे टाइम तक अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वी गेट कोल। लेकिन पेट्रोलियम जो है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सी के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनसे हमें पेट्रोलियम मिलता है। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of sea and got covered with layer of sand and clay. जैसे क्या हुआ कि सी के अंदर ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं तो वो नीचे बॉटम पे होते हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं मिट्टी से और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनसे बरी हो जाते हैं। बहुत लंबा टाइम लगता है ये प्रोसेस होने में। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब क्या होता है कि मिलियंस ईयर तक हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या कर देता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लुक एट फिगर 3.4, इट शोज द डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिगर 3.4 में क्या दिखाया गया है, डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये फिगर है, ये रॉक है, यहाँ पे ऑयल, गैस, वाटर, यहाँ पे भी रॉक थी। ये क्या है, वेल से फिर क्या होता है, निकाला जाता है पेट्रोलियम को। लुक एट फिगर 3.4, इट शो डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव वाटर। हमने देखा कि जो लेयर जहाँ पे गैस है और ऑयल है, क्या है, पानी से ऊपर है ऑयल से ऊपर है गैस। वाई इट इज सो,
ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डोंट मिक्स विद इट। हमें पता है कि ऑयल और गैस जो है वो वाटर से तो क्या होती है, हल्की होती है और वो मिक्स नहीं होती, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। द वर्ड फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन The word first oil well was drilled in पेंसिल्वेनिया यूएसए। यूएसए के अंदर जो है पहला जो ऑयल वेल है वो ड्रिल किया गया था कब? 1859 में। 8 years later in 1867 oil was struck at मुकाम इन आसाम। फिर हमें ऑयल जो है 1867 में मुकाम मैकुम आसाम के अंदर पाया गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इंडिया के अंदर क्या होता है, ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई में, और जो रिवर्स हैं गोदावरी और कृष्णा उनके बेसिन्स के अंदर पाया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है साइंस का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है? एक डार्क और ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम की जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, मतलब असहनीय होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा। पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है? गैस होता है, पेट्रोल, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं और पैराफिन वैक्स होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो एक मिक्सचर है, बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, तो उसको जो सेपरेट करने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो होती है प्रोसेस, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर होती है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 के अंदर पेट्रोलियम के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं और उनके यूजेस दिए गए हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। दीज आर टर्म्स है पेट्रोकेमिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। These are used in the manufacture of detergent, fiber, polythene and other man-made plastic. इनका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने में और दूसरे जो मैनमेड प्लास्टिक्स हैं उनको बनाने में। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो कि प्रोडक्शन फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह को बनाने में काम आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। क्योंकि पेट्रोलियम का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज़ है, इसलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी। क्या होता है कि पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? ये सभी जो हैं ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसको हम एज ए फ्यूल होम और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल का यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्यूल के लिए किया जाता है। एविएशन फ्यूल जो होता है उसके लिए भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है और ड्राई क्लीन के अंदर भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। कैरोसिन, फ्यूल ऑफ स्टोव, लैम्प फॉर जेट एयरक्राफ्ट। कैरोसिन का यूज़ कहाँ किया जाता है? स्टैम्प के जो स्टोव होते हैं घर में जलाने के लिए उसके अंदर, लैम्प्स के अंदर और जेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर। डीजल,
ड्यू टू हैवी मोटर व्हीकल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। डीजल क्या होता है, हैवी व्हीकल्स के अंदर डीजल यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो है वो कैंडल्स, वैसलीन, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स के अंदर यूज़ की जाती है। बिट्यूमिन, पेंट एंड रोड सरफेसिंग के लिए बिट्यूमिन का यूज़ किया जाता है। एंड दीज ऑल आर पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट्स। पेट्रोलियम के जो हम पेट्रोलियम को सेपरेट करके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हमें मिलते हैं उनके अंदर ये सभी पाए जाते हैं, ये सभी होते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो है वो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर हमने हाई प्रेशर पे स्टोर कर दिया गया है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आजकल सीएनजी की हमने देखा है गाड़ियां भी आ गई हैं, तो सीएनजी का यूज जो है वो एज ए फ्यूल भी किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि इसका जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। सीएनजी जो है वो क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, एक साफ फ्यूल है। वो सीएनजी जो है ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सीएनजी का यूज़ क्या होता है कि डायरेक्टली होम्स के अंदर और फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली, और उसको सप्लाई कैसे किया जाएगा, पाइप्स के थ्रू। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इस तरह का जो नेटवर्क पाइपलाइन है जिसमें सीएनजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कहाँ है, वडोदरा गुजरात के अंदर है, दिल्ली के अंदर है और कुछ अदर प्लेसेस के अंदर भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है केमिकल और फर्टिलाइजर को बनाने में। एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ ए वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत सारा रिजर्व है नेचुरल गैस का। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल गैस जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या इसको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? तो हम लेबोरेटरी में पेट्रोलियम वगैरह को नहीं बना सकते, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी साल ले लेता है। नो देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। इनको बनाने के लिए कंडीशंस जो हैं वो लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जाती और इनको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वो जो कंडीशंस हैं वो लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जा सकती। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर दैट some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forests and minerals etc. कुछ जो natural resources हैं वो क्या हैं, exhaustible हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। You know that coal and petroleum are fossil fuel. आप जानते हो coal और petroleum क्या है, fossil fuel हैं। It require the dead organism million of years to get converted into these fuel. Dead organism जो होते हैं वो million of years तक buried रहते हैं और fossil fuel के अंदर convert हो जाते हैं। On the other hand, the non-reserve of these will last only a few hundred of years. Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. अगर हम fossil fuel को जला रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा air pollution भी बढ़ जाता है। Their use is also linked to global warming. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, global warming बढ़ेगी। It is therefore necessary that we use these fossil fuel when एब्सोल्यूटली नेसेसरी। इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल का कब यूज़ करना चाहिए, जब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो हमारे लिए, क्योंकि उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट होता है और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम फॉसिल फ्यूल का ठीक से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेटर मिलेगा, इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा एनवायरनमेंट में।
ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्क कम रहेगा, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। तो इनको अच्छे से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका मिसयूज़ ना हो। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advise people how to save petrol diesel while driving. These tips are, जो PCRA है वो एडवाइस करती है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल को किस तरह से बचा सकते हैं। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, या तो आप एक कांस्टेंट स्पीड पे और एक मॉडरेट स्पीड पे, जो कि स्पीड जो दी गई है आप उसी के ऊपर ड्राइव करेंगे। कांस्टेंट स्पीड पे अगर ड्राइव करते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है कि फ्यूल को बचाया जा सकता है। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट एंड एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ट्रैफिक लाइट है जहाँ पर या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंजन को स्विच ऑफ कर देंगे। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर्स का प्रेशर जो हो वो करेक्ट हो, तो उसके लिए वजह से भी क्या होगा कि हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और व्हीकल का जो मेंटेनेंस हो वो रेगुलर टाइम पे किया गया हो। यू हैव लर्नड कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर अगो। फॉसिल फ्यूल जो हैं वो कैसे बने, हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले डेड ऑर्गेनिज्म से बने हैं। हमने पढ़ा है कि किस तरह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर दीज फॉसिल फ्यूल वी कैन ऑब्टेन। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जो हैं वो क्या हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। कोक, कोलतार, कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, वो क्या है, कोल के ही प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करके हमें पेट्रोलियम गैस मिलता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल ये सब मिलता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली। कोल और पेट्रोलियम क्या हैं, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको हमें सावधानी से यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वरना क्या हो सकता है, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने पढ़े कि पोल्यूशन होगा, आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पौधों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में और सब में क्रिएट होती है। तो इसलिए हमें उसका जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड दिस चैप्टर। कोल एंड पेट्रोलियम जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Today we are going to continue the chapter number 4, that is combustion and flame of NCERT Science Class 8th। ये जो चैप्टर है इसमें हमने हाफ चैप्टर जो है वो पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, आधा चैप्टर हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम बचा हुआ आधा चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। First of all, I welcome you all on AP Education. I am Anupriya and I am teaching you NCERT Science on AP Education. अगर आप AP Education पर नए हैं तो please subscribe the channel for NCERT classes. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? हमने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, जिसमें बताया गया था कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बर्न होने लग जाए अपने आप से। अब माचिस की तिल्ली जो है वो अपने आप पड़ी पड़ी रूम टेम्परेचर पर बर्न क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके लिए एक इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। वो टेम्परेचर जब हम उसको माचिस की तिल्ली को जब ऐसे उस पर रब करते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, तभी वो बर्न होती है, क्योंकि उसको एक टेम्परेचर रिक्वायर होता है बर्न होने के लिए, और वो तब मिलता है जब हम उसको मैच बॉक्स के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं। वाई डिड द मैच स्टिक बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स? हमें पता है कि मैच स्टिक जो है वो क्यों जलेगी उसको रब करने पर मैच बॉक्स पे,
क्योंकि उसको एक टेम्परेचर जो चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर बर्न होने के लिए, वो मिल जाता है। इसके लिए वो माचिस की तिल्ली जो है वो बर्न करती है। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। माचिस की तिल्ली की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in the ancient Egypt. क्या होता था कि एनिशेंट इजिप्ट के अंदर 5,000 साल पहले पाइन वुड्स जो होते थे, सल्फर के अंदर डूबे हुए पाइन वुड, उनको एज ए मैचेस यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। आज जो हम माचिस का यूज़ करते हैं ये खाली 200 साल पहले इसकी खोज की गई है। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of match made of suitable wood। अब क्या होता है, माचिस के अंदर किस किस का यूज़ करते हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फेट। उसको क्या करते हैं? विद सम ग्लू एंड स्टार्च आर अप्लाइड टू द, कुछ ग्लू और स्टार्च के साथ जो लकड़ी होती है, छोटी सी लकड़ी की जो तिल्ली होती है, उसके ऊपर इन तीनों को लगा दिया जाता है। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वाइट फॉस्फोरस, जब उसको हम रगड़ते हैं ऐसे, तो वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, उसमें इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच। इसलिए क्या होता है, माचिस जो होगी वो जलनी स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users। वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो डेंजरस होता है, किसके लिए? वर्कर्स के लिए भी डेंजरस होता है, और जो उसको बनाते हैं वर्कर्स माचिस को, उनके लिए डेंजरस होता है, और यूजर्स के लिए भी डेंजरस होता है। These days the head of safety match contain only antimony trisulfide and potassium chloride। क्योंकि वाइट जो फॉस्फोरस होता है वो डेंजरस होता है, तो इन दिनों एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही यूज़ किया जाता है माचिस को बनाने में। हम याद रखेंगे माचिस को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ किया जाता है माचिस को बनाने में इन दिनों। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। अब उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस डाल दिया जाता है, पाउडर ग्लास होता है और रेड फॉस्फोरस होता है, विच इज़ लेस डेंजरस। रेड फॉस्फोरस जो होता है वो कम डेंजरस है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। क्या होता है, जब हम माचिस को रगड़ते हैं, when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus। कुछ रेड फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। This immediately react with potassium chlorate in the match head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start combustion। वो क्या करता है फिर? इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा पोटेशियम क्लोरेट के साथ, पोटेशियम क्लोरेट भी है, और पोटेशियम क्लोरेट जो होगा वो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि वो इग्निशन स्टार्ट कर देगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के अंदर भी। तो इस तरह से माचिस की जो तिल्ली होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने समझा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस की जगह इन दिनों रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है, जो कि रब होते टाइम वाइट फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। We find that combustible substance can't catch fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature। हम देखते हैं कि जो combustible substances होते हैं, combustible substances मतलब जिनके अंदर combustion हो सकता है, वो अपने आप से फायर कैच नहीं करते, उनको फायर कैच करने के लिए इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत तो होती है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव? क्या देखा है हमने कभी भी खाना पकाते टाइम जब हम तेल को
एक कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर डाल के रख देते हैं, फिर उसको काफ़ी देर तक अगर रखते हैं तो उसके अंदर जो ऑयल जो होता है वो फायर कैच कर लेता है। काफ़ी टाइम बाद जब उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है तो वो क्या करता है, फायर कैच कर लेगा। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे तो कैरोसिन ऑयल भी रखा रहता है, वुड को भी हम स्टोर करके रखते हैं, तो क्या वो अपने आप से थोड़ी जलने लग जाते हैं? उनको जलने के लिए क्या चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। बट इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। अगर हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल डू नॉट कैच फायर। लेकिन अगर हम लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करें तो क्या वो फायर कैच कर लेती है? लकड़ी जो है वो फायर कैच नहीं करती है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन द वुड? इसका क्या मतलब है, क्या कैरोसिन टेम्परेचर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम है? डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? अगर उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम है तो हमें कैरोसिन जो ऑयल है उसको स्टोर करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना होगा। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोड दैट इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रिच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी देखेंगे। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए वाइट शीट ऑफ पेपर। हमने क्या लिया, एक वाइट जो शीट है उसको ले लिया और उससे हमने 2 कप्स इस तरह से बना लिए। pour about 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। इस एक कप में क्या करेंगे, हम 50 ml वाटर डाल देंगे। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या करेंगे हम, एक में तो हमने पानी डाल दिया, दूसरे पेपर में हमने पानी नहीं डाला। What happened to the empty paper cup? जब हमने इनको जलाना शुरू किया तो जो खाली था, जिसके अंदर पानी नहीं था, उसके साथ क्या होगा? What happened to the paper cup with water? और जिसमें पानी था उसके साथ क्या होगा? Does water in the cup become hot? क्या पानी जो है वो गर्म हो जाएगा ऐसा करने से? If we continue heating the cup, we can even boil water in paper cup. अगर हम कंटिन्यू हीट करते रहें कप को तो हम पेपर के कप के अंदर भी पानी को बॉईल कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? क्या आप इस फिनोमिना को समझाने के लिए कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, कप लिया, इसको हमने गर्म किया कैंडल से, यहाँ पर पानी है, तो जो हीट जो है पेपर को जो सप्लाई की जा रही है, पेपर क्या करेगा, वो पानी को सप्लाई कर देगा। पानी जो होगा वो गर्म हो जाएगा कंडक्शन के प्रोसेस से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर नॉट रीच्ड। अगर पानी है तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि जो हीट पेपर को ट्रांसफ़र हो रही है वो तो पानी को ट्रांसफ़र हो रही है। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए क्या हुआ, उसने बर्न नहीं किया। These substances which have a very low ignition temperature and can even catch fire with a flame are called inflammable substances. ये substances, वो substances जिनका ignition temperature क्या होता है, बहुत ही लो होता है और आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, उनको हम बोलेंगे inflammable substances. एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब क्या हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। थोड़ी सी अगर भी इनको हीट लगी, थोड़ा सा भी अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो फिर क्या होगा, ये बर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको स्टोर करते टाइम हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops, factories. आपने सुना होगा कि कहीं भी घर में, शॉप में या फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. अगर आपने इस तरह का कोई एक्सीडेंट देखा है तो आप उसको अपने नोटबुक में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एक छोटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। Also share the experience with your classmates.
और अपने क्लासमेट के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आपने किसी भी घर में या फैक्ट्री में आग लगी हुई देखी थी तो कैसा हुआ था, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन योर एरिया। इफ ए फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबर, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। आप क्या करेंगे, फायर सर्विस जो है आपके एरिया में उसका नंबर नोट करके रखें। एक अच्छे नागरिक होने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। हमारे घर में या किसी और के घर में अगर आग लग जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर है तो हम फायर सर्विस को कॉल करके बुला सकते हैं कि भाई यहाँ पर फायर रखी है, टू कंट्रोल दैट फायर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देन ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। ये हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हमें फायर सर्विस के टेलीफोन नंबर पता होने चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी अगर होती है तो हम जो है फायर फाइटर को बुला करके उस आग को बुझवा सकते हैं। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपकी सिटी और टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? When a fire brigade arrives, what does it do? जब फायर ब्रिगेड कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो वो क्या करती है? It pour water on the fire, water cool the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. वो क्या करते हैं, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे पानी डालते हैं, और पानी डालने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा और उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो आग जो जलनी है वो बंद हो जाएगी। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इसलिए क्या होता है, आग नहीं जल पाती, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर से अगर हमने बिलो उसका टेम्परेचर कर दिया है पानी डाल के, तो आग जो होगी वो बुझ जाएगी और फैल नहीं पाएगी। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल, हेल्प इन कटिंग ऑफ सप्लाइंग ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। अब वाटर, अब क्या हुआ, आग लगी हुई थी, हमने वहाँ पे पानी डाला, जो भी फायर फाइटर आया, फायर ब्रिगेड की भी जो भी गाड़ी आई, उसने क्या किया, पानी डाला। पानी डालने की वजह से क्या होगा, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तो कम हो ही गया, ऊपर से पानी जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सारे वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स बनने की वजह से क्या होगा, एयर की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन जो कि नेसेसरी है बर्निंग के लिए, उसकी सप्लाई कट जाएगी और आग जो है वो अपने आप से बंद हो जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर आग जो है वो बंद हो जाएगी, जलेगा भी नहीं, क्योंकि बर्निंग के लिए हमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी होती है बर्निंग के लिए। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। हमें पता है कि हमें बर्निंग के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो फ्यूल चाहिए हमें, दूसरा हमें एयर चाहिए, क्योंकि एयर से क्या मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और थर्ड वन इज हीट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। हीट तो रिक्वायर्ड होगी हमें, ताकि जिस भी चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं उसको क्या, उसके इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हीट रिक्वायर होगी। फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही सपोर्ट करती है बर्निंग को, और जो फ्यूल है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो हमें होती ही है। जिस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज करना, इग्निशन टेम्परेचर तक हमें पहुंचना है, उस फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर हमने इनमें से एक भी चीज़ को कम कर दिया तो फायर जो होगी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं, वो सप्लाई जो है एयर की उसको कट ऑफ कर देते हैं, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ, या फिर टेम्परेचर जो होगा फ्यूल का इतना कम कर देते हैं कि वो इग्निशन टेम्परेचर से बिलो चला जाए, ताकि बर्न होना बंद हो जाए, या फिर दोनों ही कर देते हैं, वो इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देते हैं और एयर को भी कट ऑफ कर देते हैं, ताकि जो आग जो लगी हुई है वो अपने आप से बंद हो जाए। नोटिस दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated. If for instance a building catch fire, the whole building is a fuel. भाई फ्यूल को तो हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, उस जगह से हटा तो नहीं सकते। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी है, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही क्या है, फ्यूल है, पूरी की पूरी बिल्डिंग एक फ्यूल की तरह काम करती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। ज़्यादातर जो आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है वो है पानी है। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर।
कभी भी लकड़ी हो या पेपर हो, अगर इन चीज़ों में आग लगी है तो हम पानी से बुझा सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डू यूज द फायर। अगर बिजली में का जो वायर है उसके अंदर आग लग गई तो हम अगर उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, करंट लग सकता है, तो वहाँ पे तो हम पानी नहीं डाल सकते। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर वायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, या फिर पानी, तेल में आग लगी है तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी तो ऊपर ही तैरता रह जाएगा, तेल जो है वो पानी के ऊपर आके तैरने लगेगा और आग जो है वो बुझेगी नहीं। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, आपको याद है कि वाटर जो है हैवियर है ऑयल से, सो इट सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। तो पानी क्या होगा, ऑयल के नीचे चला जाएगा और ऑयल जो है वो टॉप पे ही बर्न होता रहेगा। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट extinguisher, CO2 being heavier than oxygen and covered the fire like a blanket। अगर बिजली की तारों में आग लगी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर अगर आग लगी है, या फिर कहाँ पर जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल वगैरह, वहाँ अगर उन्होंने फायर कैच कर लिया है तो हम उसके लिए CO2 का यूज़ करते हैं उस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि CO2 क्या होती है, हैवियर होती है ऑक्सीजन से, और क्या करती है वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी और फायर जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। द एडेड एडवांटेजेस ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, CO2 उसको भी हार्म नहीं करती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ CO2, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलेगी कहाँ से। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स, इसको हाई प्रेशर पर लिक्विड एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। इन व्हाट फॉर्म इज LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है LPG उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर्स, उसको भी हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विड की तरह ही स्टोर करते हैं। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर CO2 एक्सपेंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन, जब सिलेंडर के अंदर से उसको रिलीज करेंगे तो CO2 क्या करेगी, एक्सपेंड कर जाएगी और उस अपने वॉल्यूम के अंदर वो बढ़ जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी और कूल डाउन हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल, इसलिए क्या होगी वो आग के चारों तरफ एक कंबल सा बना लेती है, तो ऑक्सीजन तो वहाँ पे मिलेगी नहीं, जो फायर है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपने आप से बुझ जाएगी, और क्या कर रही है वो ठंडी हो जा रही है, तो जो भी हमारा फ्यूल है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और वो बिलो चला जाएगा इग्निशन टेम्परेचर से। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसके लिए CO2 जो है वो बहुत ही अच्छा एक फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट CO2 इज to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2। अगर CO2 के सिलेंडर्स नहीं हैं हमारे पास तो हम CO2 कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज़ बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। अगर वहाँ पर जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पर, तो क्या होगा, ये केमिकल जो होंगे ना ये क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा CO2 देते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे हम, CO2 रिलीज़ करने के लिए जो ड्राई पाउडर है हमारे पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये केमिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फायर CO2 को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आग लगी जगह पर अगर हम डाल देते हैं तो वहाँ पे CO2 जो है वो अपने आप बहुत सारी CO2 रिलीज़ होने लग जाएगी और वो ब्लैंकेट सा बना लेगी ऊपर जा कर के। जब वो ब्लैंकेट बन जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, आग जो लगी है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और बर्निंग सपोर्ट नहीं होगी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। टाइप्स ऑफ कंबशन, अब कंबशन के भी टाइप्स होते हैं। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन किचन।
एक जलती हुई माचिस की तिल्ली, या अगर हम लाइटर लाते हैं गैस किचन के पास में, टर्न ऑन द नॉब ऑफ गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और उसके पास में या तो जलती हुई तिल्ली लेकर आएंगे या फिर लाइटर से उसको ऑन करेंगे। वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने देखा कि जैसे ही हमने ये काम किया तो क्या होगा, गैस जो स्टोव जो है वो उसने बर्न करना स्टार्ट किया और वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। सच कंबशन इज नॉन एज ए रैपिड कंबशन। इस तरह का जो कंबशन होता है इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही फटाफट से कंबशन हो गया। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस है, वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही बर्न करने लगते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली burst into flames without application of any apparent cause is called spontaneous combustion। इस तरह का कंबशन जिसके अंदर क्या हो रहा है कि सब्सटेंस जो है वो रखा रखा ही अपने आप से ही फ्लेम्स के अंदर कन्वर्ट होने लग गया, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अचानक से कंबशन स्टार्ट हो गया। तो ऐसा किस में होता है, फॉस्फोरस के अंदर होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ coal dust has resulted in many dust fire in coal mines। coal dust का spontaneous combustion की वजह से क्या होता है कि coal mines के अंदर बहुत सारे fire disasters होते रहते हैं। spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of sun and due to lightning strike। अब क्या हो रहा है, कभी कभी जंगलों के अंदर भी आग लग जाती है, spontaneous combustion स्टार्ट हो जाता है। वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि कभी कभी सन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और जो घास होती है वो बर्न होने लगती है, फिर वो ये आग जो है वो पेड़ों में फैल जाती है। या फिर अगर बिजली गिर रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट वायर जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से होती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। अगर हम फॉरेस्ट में पिकनिक या विजिट पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो भी हमने आग वहाँ पे जलाई है पिकनिक के लिए, तो हम उसको कम्प्लीटली से उसको बुझा करके आए वहाँ पर, ताकि कहीं फॉरेस्ट फायर वगैरह कहीं पर चालू ना हो जाए। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज। हम क्या करते हैं, पटाखे चलाते हैं फेस्टिवल डेज में। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। जब हम पटाखे को चलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated। बहुत ज़्यादा गैस जो होती है इस रिएक्शन में क्या होगी, लिबरेट होगी, बहुत ज़्यादा गैस लिबरेट होती है। हम भी जब भी पटाखे चलाते हैं तो हमें हीट, लाइट, साउंड की बात क्या होता है कि बहुत सारी गैस भी हम देखते हैं वहाँ से निकल रही होती है। Such a reaction is called explosion। Explosion can take place if pressure is applied on the cracker। इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो और बाद में बहुत सारी गैस निकल रही है, उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। और एक्सप्लोजन जो होता है वो जब होता है जब क्रैकर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। नेक्स्ट है फ्लेम। आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम का बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ये वाला जो पोर्शन है हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक का जो पोर्शन है हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लेम।
ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, एक एलपीजी की फ्लेम को क्या करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, क्या आप जो कलर है फ्लेम का वो बता सकते हो, एलपीजी का जो फ्लेम है वो कैसे कलर का है वो बता सकते हो। व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम, कैंडल का जो फ्लेम होता है उसका कैसा कलर होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7, क्लास 7 में हमने जो मैग्नीशियम का रिबन बर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो फ्लेम था वो कैसा था। इफ़ यू डू नॉट एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन द टेबल यू कैन डू दैट नाउ, अगर आपको बर्निंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी आप बर्न कर सकते हैं इन सभी मटेरियल्स को और बता सकते हैं कि इनका जो फ्लेम है वो कैसा है, फ्लेम फॉर्म होता है या नहीं होता है, और उनके फ्लेम का कलर कैसा है। ये अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कलर ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें किचन स्टोव का फ्लेम का कलर दिया हुआ है और कैंडल के फ्लेम का कलर जो है हमें शो किया हुआ है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ए फ्लेम और नॉट, आप क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को बर्न करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं ये फ्लेम बनाते हैं या नहीं बनाते। यू कैन डू इट योरसेल्फ। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइट ए कैंडल, हम एक कैंडल को जलाएंगे, एक मोमबत्ती को जलाएंगे। होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टॉग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लकरिंग कैंडल फ्लेम, आप क्या करेंगे कि एक मोमबत्ती को जलाएंगे और एक 4-5 सेंटीमीटर का लंबा जो ग्लास ट्यूब है उसको एक चिमटे की सहायता से पकड़ेंगे। इंट्रोड्यूस वन ऑफ एंड इन डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम, उसका जो है ना वन एंड जो है वो क्या करेंगे आप, जो डार्क जोन है उसके अंदर लेकर के जाएंगे, चिमटे की सहायता से डार्क जोन के ऊपर एक जो सिरा है उसको रखेंगे। ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब, आप ग्लास ट्यूब की दूसरी तरफ क्या करेंगे, जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे। डू यू सी ए फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल, क्या आप देखते हैं कि कुछ देर बाद जो होती है यहाँ पर एक फ्लेम जो है वो जलने लगती है। इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूस ए फ्लेम, अगर ऐसा हुआ तो फ्लेम जो है वो क्यों प्रोड्यूस हुई, किस तरह से प्रोड्यूस हुई। अगर हम यहाँ पर एक चिमटे की सहायता से एक ग्लास ट्यूब को लेते हैं और उसको यहाँ पे रखते हैं, डार्क जोन जो है कैंडल की उसके अंदर रखेंगे, फिर दूसरी तरफ माचिस की तिल्ली लेकर आएंगे और इसको बर्न करेंगे, तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद हम एक फ्लेम नोटिस करेंगे। नोटिस द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली, आप नोटिस करेंगे कि जो वैक्स जो है इस बत्ती के पास में वो मेल्ट हो रही है, जल्दी से मेल्ट हो रही है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, वो सब्सटेंस जो कि वेपोराइज होता है फास्ट वो क्या देता है, फ्लेम देता है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सब्सटेंस वेपोराइज होता है वो हमें फ्लेम देता है। जैसे कि हमने देखा है कैरोसिन ऑयल और मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। हमने देखा है कि यहाँ पे मोमबत्ती के अंदर जो मोम होता है या फिर कैरोसिन के अंदर जो कैरोसिन होता है वो क्या होता है, बत्ती के थ्रू क्या होता है, राइज होता है और हमें एक फ्लेम देता है। बत्ती होती है ना जो ऊपर, उसमें राइज होकर के उसमें चला जाता है, जैसे मोम जो है इसमें बत्ती में जाएगा और हमें फ्लेम देगा। अगर मोम नहीं होगा, ओनली ये विक ही होगी, तो वी डोंट गेट फ्लेम। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, लेकिन चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता और हमें फ्लेम नहीं देगा। इन एक्टिविटी 4.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। इन एक्टिविटी 4.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब, अब ये बोल रहा है कि एक्टिविटी 4.5 हमने यहाँ पर देखी, क्या जो वेपर्स जो हैं जो कि यहाँ पर ग्लास ट्यूब के थ्रू आ रहे थे, क्या इसकी वजह से तो वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। हो सकता है कि वैक्स जो है वो वेपोराइज होकर आ रहा हो और उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा हो। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of flame.
जब कैंडल का फ्लेम क्या हो, स्टडी हो, मतलब निरंतर एक फ्लेम से जब कैंडल जल रही हो, तो आप क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड को या ग्लास प्लेट को उसके ऊपर लेकर आएंगे, होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टॉक्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड। एक चिमटे की सहायता से उसको 10 सेकेंड के लिए पकड़ेंगे, देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है वो बन गई है। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम। इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कार्बन पार्टिकल जो बर्न नहीं हुए हैं वो क्या हो गए हैं, उसके ऊपर कार्बन पार्टिकल्स जो हैं उस पर डिपॉजिट हो गए हैं, इस चीज़ को वो दिखा रहा है। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। जो कॉपर के वायर को हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, कहाँ पर, नॉन ल्यूमिनियस जोन के अंदर होल्ड करेंगे। नोटिस द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। नोटिस द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। अब हम यहाँ से जब इसको नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉपर वायर जो है वो रेड हॉट हो गया है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर? क्या ये इंडिकेट करता है कि नॉन ल्यूमिनियस जोन जो है उसका जो टेम्परेचर है हाई होता है? इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। यहाँ तक कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन जो होता है, मोमबत्ती जब जलती है तो उसकी जो फ्लेम होती है वो अलग अलग कलर की होती है। तो इसमें जो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो आउटर जोन है ये ब्लू वाला, ये क्या है, आउटर जोन है। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो। मिडिल जोन जो है जहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है वो येलो है। एंड इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक। और जो इनर मोस्ट जोन है जहाँ पे वेपर बर्न ही नहीं हो रहा है वो क्या है, ब्लैक कलर का है। तो हॉटेस्ट पार्ट जो है वो ब्लू पार्ट है, फिर जो येलो जो पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट है, और जो अंदर का जो पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट जहाँ पे वैक्स बर्न ही नहीं हो रही, वो क्या है, लीस्ट हॉट पार्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, अलग अलग जोन जो है ना कैंडल फ्लेम के, वो इसमें दिखाए गए हैं। Goldsmith blow the outermost zone of flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। जो सुनार जो होते हैं, गोल्डस्मिथ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट जोन जो है इसको ब्लो करते हैं सिल्वर और जो अपना गोल्ड है उसको मेल्ट करने के लिए। वाई डू दे यूज़ आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम? वो आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट है और जो बर्निंग है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट जो जोन है उसको यूज़ कर रहे हैं। अभी थोड़ा चैप्टर और बच गया है हमारा, व्हाट इज़ ए फ्यूल, जिसको हम कल की नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। इसके जो 3 पार्ट हैं हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो लास्ट पोर्शन बचता है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये वाला जो पोर्शन है ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पीछे की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्यूल। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल। हम रिकॉल करेंगे अगर, तो हमें पता है कि हीट एनर्जी के लिए जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसमें हम वुड को यूज़ करते हैं, चारकोल को, पेट्रोल को और केरोसिन ऑयल को यूज़ करते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। इन सब्सटेंसेज को हम फ्यूल बोलते हैं। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। एक गुड फ्यूल क्या होता है, वो होता है जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाए
इट इज़ चीप, और वो चीप भी होगा। इट बर्न ईजिली इन द एयर एट मॉडरेट रेट, वो ईजिली एयर में बर्न कर सकता है मॉडरेट रेट पर। जो चीप, जो ईजिली अवेलेबल फ्यूल होगा वो चीप होगा और वो मॉडरेटली बर्न कर सकता है। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जब फ्यूल जो है वो बर्न हो जाएगा उसके बाद लास्ट में कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस वो लीव नहीं करता, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए आइडियल फ्यूल, कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल बोल सकें। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज, हमें ऐसे फ्यूल के लिए देखना चाहिए जो कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करता हो और यूज़ के लिए अच्छा हो। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, फ्यूल्स जो होते हैं वो कॉस्ट में भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ फ्यूल होंगे वो सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, एक फ्यूल की लिस्ट बना लो जिससे आप फैमिलियर हो। ग्रुप देम एज ए सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल एज इन टेबल 4.3, और ग्रुप करो उनको कि ये सॉलिड फ्यूल्स हैं, ये लिक्विड फ्यूल्स हैं और ये गैसियस फ्यूल्स हैं। सपोर्ट, यू आर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल, एलपीजी एज ए फ्यूल। अगर आपको दिया जाता है बॉयल करने के लिए, वाटर बॉयल करने के लिए दिया जाता है और आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, काउ डंग का यूज़ करके आपने वाटर को बॉयल किया, कोल का यूज़ करके वाटर को बॉयल किया और एलपीजी को यूज़ करके वाटर को बॉयल किया। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, तो आप कौन सा फ्यूल जो है वो प्रीफर करेंगे। गिव योर रीज़न, रीज़न भी देंगे कि हमें वाटर को हीट करते टाइम कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ करना पसंद आया, तीनों में से किसको हमने प्रीफर किया। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या तीनों ही फ्यूल ने सेम अमाउंट हीट प्रोड्यूस की। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट जो कि प्रोड्यूस होगी 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसकी यूनिट क्या लेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम लेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 4.4, कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमें इस टेबल के अंदर दी गई है। काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000, वुड, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन। हमने देखा कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, फ्यूल को बर्न करने से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, फ्यूल कंबशन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही उसके हार्मफुल इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे वो इंक्रीज हो रहे हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन के फ्यूल जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो क्या रिलीज करते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी रिलीज करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज एस्थमा, ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं और वो सीरियस डिजीज कॉज करते हैं, सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा जैसे डिजीज को वो कॉज करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोक्साइड गैस, और अगर इन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, जो कार्बन मोनोक्साइड है वो बहुत ही पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम, अगर हम कोयले को बंद कमरे में बर्न कर रहे हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है वो किल कर सकती है उस पर्सन को जो कि वहाँ पे सो रहा है।
इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें बंद कमरे में इन फ्यूल्स को कंबशन नहीं करना। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एनवायरनमेंट। ज़्यादातर फ्यूल्स का जो कंबशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा उसको रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एयर के अंदर तो वो एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। कोल और डीजल को अगर हम बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग इन कोरोसिव गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग है और कोरोसिव गैस है। मोरेवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल इंजन के जो गैसियस ऑक्साइड्स, पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे उनको क्रिएट करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फोम एसिड्स। अब सल्फर और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे और क्या करेंगे, एसिड बना देंगे। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जब वो रेन होती है, रेन वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वो एसिड बना देंगे और इस तरह की रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये जो रेन होती है ये क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल्स के लिए हार्मफुल होती है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। पेट्रोल और डीजल को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, उसको रिप्लेस किया जा रहा है अभी किससे, CNG से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल। CNG जो है कि एक क्लीन फ्यूल है, वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट नहीं करती। फॉर सेंचुरीज वुड इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। हम सेंचुरीज से क्या कर रहे हैं, लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल, फ्यूल की तरह हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। बट नाउ इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक LPG। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि लकड़ी को रिप्लेस कर लिया है किसने, कोल ने और LPG ने। In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because it is easily available and low cost. अभी भी रूरल पार्ट्स में क्या होता है कि वुड को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो ईजिली अवेलेबल होती है, ये इसकी कॉस्ट भी कम होती है। However, burning of wood give a lot of smoke which is very harmful for human beings. लेकिन अगर हमने वुड को बर्न किया तो वो बहुत ज़्यादा स्मोक देती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग के लिए। It causes respiratory problem. Also, trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel. ये क्या करती है फिर, अगर बहुत सारे स्मोक प्रोड्यूस करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। Trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel. ट्रीज से क्या मिलते हैं हमें, जो लकड़ी मिली है उससे हमें यूजफुल सब्सटेंसेस को बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने वुड को बर्न कर दिया तो क्या होगा, हमने वुड को तो लॉस्ट कर दिया। मोरेवर कटिंग ऑफ ट्रीज लेड टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू एनवायरनमेंट एज वी लर्न इन क्लास 7। अगर हम वुड की कटिंग कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा और वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर एंड ऑफ एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलार ग्लेशियर्स which led to a rise in sea level causing floods in coastal areas. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी पोलार ग्लेशियर्स के अंदर, सी लेवल्स जो होंगे वो राइज हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी कोस्टल एरिया के अंदर। लो लाइन कोस्टल एरियाज में बी इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो लो लाइन कोस्टल एरियाज हैं वो हो सकता है कि हमेशा पानी के अंदर ही वो डूब जाए, पानी के अंदर ही सबमर्ज हो जाए।
So this was all about this chapter and this was all about today's class. आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 क्लास एनसीईआरटी को क्लास एनसीईआरटी 8th को कंप्लीट किया है। आप पीछे की क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।